गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हम 16 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 1600 हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर हैं अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 17 नंबर क्लास की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं KVS, NVS, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के TGT और PGT परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे भी पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रासक। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राउलवेल। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बिसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो बिसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 128। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य का पहला सर्ग क्या है? तो कामायनी महाकाव्य का पहला सर्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिंता। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में राय देवी प्रसाद पुण्य ने किस शीर्षक से अनुवाद किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में राय देवी प्रसाद पुण्य ने किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धाधर धावन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में बेतरतीब वार्तालाप, बेढंगी परिस्थितियों और अपरिचित पात्रों को लेकर नाटक लिखने वाले पहले लेखक कौन हैं? तो हिंदी में बेतरतीब वार्तालाप, बेढंगी परिस्थितियों और अपरिचित पात्रों को लेकर नाटक लिखने वाले पहले लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे प्रधानतः एक पुनरुत्थानवादी कलाकार हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने ये किस नाटककार के बारे में कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। वे प्रधानतः एक पुनरुत्थानवादी कलाकार हैं। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने ये किस नाटककार के बारे में कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबंध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ खड़ा किया। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबंधित किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ खड़ा किया। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। तो बिहारी सतसई के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं कि मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। तो बिहारी सतसई के संदर्भ में ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रियर्सन। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसके लिए कहा है? तो वो है बिहारी। और किस ग्रंथ के संबंध में ये कहा गया है? तो वो है बिहारी सतसई। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी का हनुष नाटक
किस देश की लोक कथा पर आधारित है? तो भीष्म साहनी का हानुस नाटक जो है किस देश की लोक कथा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेकोस्लोवाकिया। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, चेकोस्लोवाकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन कितने खंडों में है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन जो है कितने खंडों में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जूठन जो है किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आत्मकथा के अंतर्गत। इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और इसमें जो है 3 खंड हैं, 2 खंड हैं। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आज़ादी एक झूठी थाली है, इसके लेखक कौन है? तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धूमिल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन ये भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिनका गुण हरचन्ना गाता है? पंक्ति के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगीत में भला कौन ये भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिनका गुण हरचन्ना गाता है? ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ये पंक्ति किस रचयिता की है? तो फिर से पढ़ते हैं। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ये किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? तो अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संदेश रासक। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति ने किस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो विद्यापति ने किस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिलता। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? तो श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 250। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति किस देवता के परम भक्त थे? तो विद्यापति किस देवता के परम भक्त थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिव। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को किसने स्थापित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धीरेन्द्र वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, आनी कहो श्याम मो सो चलो झुलिबे को आज। ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देव। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तजकिराई शुराई हिंदी में कुल कितने कवियों की संख्या है? तो इस इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1004 कवियों की संख्या है और उनमें से सिर्फ 62 हिंदी कवियों की संख्या है। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि तजकिराई शुराई हिंदी में कुल कितने कवियों की संख्या है? तो वो है 1004। उसमें से हिंदी कवियों की संख्या कितनी है? तो वो है 62। और इसके लेखक कौन है? तो वो है मौलवी करीमुद्दीन। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या कितनी है? तो मिश्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4591। तो इतने कवियों की संख्या है मिश्र बंधु विनोद में, परंतु परीक्षाओं में जो है
लगभग पूछा जाता है कि लगभग कितने कवियों की संख्या है, तो वो है 5000। परंतु अगर सही सही आंका जाए तो मिश्रबंधु विनोद में जो है 4591 टोटल कवियों की संख्या है। तो आप ये दोनों ऑप्शन नोट कर लीजिए, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर लगभग 5000 है तो आप इसको टिक कीजिएगा, और अगर 4591 है तो आप इसको टिक कीजिएगा। तो दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 10वीं शती। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का लोक साहित्य के लेखक कौन है? तो हिंदी का लोक साहित्य के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को, हिंदी इतिहास को शुद्ध ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से देखा है, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास को शुद्ध ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से देखा है, तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के टीकाकार कौन है? तो रामचरितमानस के टीकाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र रामचरण। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनन में सदा रहत तिनके अब कान कहानी सुनियो करे, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नैनन में सदा रहत तिनके अब कान कहानी सुनियो करे, ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आलम। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? तो रुपया तुम्हें खा गया, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के अंधेर नगरी परंपरा का नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु के अंधेर नगरी परंपरा का नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विषवंश। तो विषवंश जो है ये भारतेंदु के अंधेर नगरी परंपरा का नाटक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन सा है? तो जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बकरी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सर्ग नाटक के लेखक कौन है? तो 8वां सर्ग नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाद विवाद संवाद के लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वाद विवाद संवाद के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोला राम का जीव किस विधा के अंतर्गत आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भोला राम का जीव किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निबंध। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कहानी, तो भोला राम का जीव जो है ये कहानी विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? तो किस उपन्यास का नायक जो है बलिया जनपद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्हीं हथियारों से। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है? किशोर बाबू। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कली कथा वाया बाईपास। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। फैंटेसी शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो फैंटेसी शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक चूहे की मौत। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर।
तो छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निहार की भूमिका किसने लिखी और इसमें कुल कितने कविताएं हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निहार की भूमिका किसने लिखी और इसमें कुल कितने कविताएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने लिखी थी निहार की भूमिका 1924 से 1928 के मध्य, और इसमें जो है 40 कविताओं के अंदर 47 गीत हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निहार की भूमिका किसने लिखी थी, तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरजा में कुल कितने गीत हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 58 गीत हैं। सांध्य गीत में कुल कितने गीत हैं? तो इसमें 45 गीत हैं, ठीक याद रखिएगा, 45 गीत हैं सांध्य गीत में। महादेवी वर्मा की किस रचना पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था और इसमें कुल कितने गीत संकलित हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की किस रचना पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था और इसमें कितने गीत हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यामा काव्य संग्रह पर सन 1944 में, और इसमें जो है 185 गीत हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वानुभूति मूलक करुणा का मार्मिक कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वानुभूति मूलक करुणा का मार्मिक कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जनार्दन प्रसाद झा द्विज को लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने कहा था, ठीक याद रखिएगा। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने जनार्दन प्रसाद झा के लिए कहा था। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकुमार वर्मा को चित्ररेखा काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामकुमार वर्मा को चित्ररेखा काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव पुरस्कार। डॉक्टर नगेंद्र के प्रथम और द्वितीय काव्य संग्रह का क्या नाम है? तो डॉक्टर नगेंद्र के प्रथम और द्वितीय काव्य संग्रह का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वनबाला और छंदमयी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने किस कवि की तुलना अकबर इलाहाबादी से की है? तो राम नरेश त्रिपाठी ने किस कवि की तुलना जो है अकबर इलाहाबादी से की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बेढ़प बनारसी की तुलना की है राम नरेश त्रिपाठी ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना को हरिओद का वुडभस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रस कलश। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित बुद्ध चरित्र में कुल कितने सर्ग हैं? तो बुद्ध चरित्र में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8 सर्ग हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और बुद्ध चरित्र जो है ये एडविन आर्नल्ड की कृति लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में पद्यात्मक अनुवाद है। तो बुद्ध चरित्र जो है ये लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में पद्यात्मक अनुवाद है। तो इसको भी आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 18। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्मिथ। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तुलसीदास के किस ग्रंथ में सूरदास की भ्रमरगीत परंपरा का निर्वहन हुआ है? तो तुलसीदास के किस ग्रंथ में सूरदास के भ्रमरगीत परंपरा का निर्वहन हुआ है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण गीतावली। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरवे रामायण में कितने छंद हैं? तो बरवे रामायण में कुल कितने छंद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 69। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तुलसीदास की कौन सी रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर लिखा गया था? तो तुलसीदास की कौन सी रचना जो है पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामाज्ञ प्रश्नावली। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की भक्ति पद्धति क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दास्य भाव। बेनी माधव दास के अनुसार तुलसी की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो बेनी माधव दास के अनुसार तुलसी की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गीतावली। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। रामलला नचहु में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो रामलला नहछु में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोहर। 1923 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी में तुलसीदास ग्रंथावली का प्रकाशन कितने खंडों में किया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। 1923 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा तुलसी ग्रंथावली का प्रकाशन कितने खंडों में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजापुर। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य रचनाओं संबंधी कुछ और विशेष जानकारी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे जुड़े प्रश्न भी जो है कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले आता है पद्मावत, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें जो है 56 से 57 खंड पाए जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर आता है बिसलदेव रासो, जिसके लेखक हैं नरपति नालह। इसमें 4 खंड हैं। फिर आता है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं चंदवरदाई। इसमें जो है 69 समय है, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर आता है सुरसागर, जिसके लेखक हैं सूरदास। इसमें जो है 12 स्कंद पाए जाते हैं, 12 स्कंद। फिर आता है वर्ण रत्नाकर, जिसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। इसमें जो है 8 कल्लोल पाए जाते हैं, तो इसको भी आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। फिर आता है रामचरितमानस, जिसके लेखक हैं तुलसीदास, और इसमें जो है 7 कांड पाए जाते हैं, और वो कौन से हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो पहले आता है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर उत्तर कांड। तो ये जो है 7 कांड हैं रामचरितमानस के। कई बार जो है इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं केशव दास, और इसमें जो है 39 प्रकाश हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर आता है बिहारी सतसई, जिसके लेखक हैं बिहारी लाल, और इसमें जो है 713 दोहें पाए जाते हैं। तो बिहारी सतसई जो है इसमें 713 दोहें पाए जाते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर आता है कवित रत्नाकर, जिसके लेखक हैं सेनापति। इसमें जो है 5 तरंग और 394 छंद पाए जाते हैं, 5 तरंग और 394 छंद पाए जाते हैं कवित रत्नाकर में। फिर आता है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसमें जो है 17 सर्ग पाए जाते हैं प्रिय प्रवास में। फिर आता है वैदेही वनवास, जिसके लेखक हैं हरिओद, और इसमें जो है 18 सर्ग पाए जाते हैं। फिर आता है साकेत महाकाव्य, इसमें जो है 12 सर्ग पाए जाते हैं, और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। फिर आता है कामायनी महाकाव्य, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और इसमें जो है 15 सर्ग पाए जाते हैं। और
फिर आता है अंधेरे में, जिसके लेखक हैं मुक्तिबोध, और इसमें जो है 8 खंड और 71 बंध पाए जाते हैं। तो कामायनी के 15 सर्ग जो हैं इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे भी जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 सर्ग कौन से हैं? तो पहले आता है चिंता, फिर आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये 15 जो है महत्वपूर्ण सर्ग हैं कामायनी महाकाव्य के। कई बार जो है परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रद्धा जो है ये कौन से सर्ग के अंतर्गत आता है, या चिंता जो है ये किस सर्ग के अंतर्गत आता है, या आनंद जो है ये कामायनी के कौन से सर्ग के अंतर्गत आता है। तो ऐसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जो है हमारा 17 नंबर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। और अभी तक जो है हमने 1700 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अब तक हमने डिस्कस कर लिया है, और बहुत जल्द जो है हम इसको समाप्त कर देंगे और संपूर्ण 2000 प्रश्नोत्तर जो है हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।